हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड का इतिहास से एक महत्वपूर्ण विषय कोल विद्रोह, उसके स्वरूप एवं महत्व को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। कोल विद्रोह का स्वरूप एवं महत्व का वर्णन करें। झारखंड प्रदेश में 1831-32 के दौरान एक विद्रोह घटित हुआ जो कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम के प्रदेशों की जनजातियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके स्वरूप एवं महत्व को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। सबसे पहले हम स्वरूप की बात करेंगे। स्वरूप का तात्पर्य होता है उसका रूप कैसा है, इस पर विभिन्न विद्वानों का क्या दृष्टिकोण है, इसको देखेंगे। कोल विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मध्य एक मतता का अभाव है। यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि विद्रोहियों का आक्रोश स्थानीय शोषणकारियों के खिलाफ था और यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न कंपनी सरकार के विरुद्ध। लेकिन सच्चाई यह है कि कोल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी सत्ता और शक्ति के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक चुनौती था। इतिहासकार थानटन और मिल के मतानुसार आदिवासी इस विद्रोह के जरिए जंगल का कानून स्थापित करना चाहते थे। इन ब्रिटिश लेखकों के मत में ब्रिटिश भारत के अधिकांश लोग नियम कानून के विरोधी थे। इसका उल्लेख S.C. राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मुंडास एंड देयर कंट्री में भी किया है। शशि भूषण चौधरी जैसे प्रसिद्ध आधुनिक भारत के इतिहासकार ने अपनी पुस्तक सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है, में लिखा है कि यह विद्रोह कई कारणों की शिकायतों का परिणाम था। जैसे जैसे करों में वृद्धि हुई, जबरन बेगारी ली गई तथा भारी सूद की वसूली इत्यादि कोल विद्रोह के प्रमुख कारण थे। संक्षेप में विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा इस विद्रोह का मूल कारण कृषक असंतोष को ही माना गया है। लेकिन सरकारी रिकॉर्डों के अध्ययन से पता चलता है कि कोल विद्रोह घृणित ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए आदिवासियों की इच्छा का परिणाम था। इस मत का समर्थन ब्रैडले, बर्ट, डाल्टन और R.C. मजुमदार जैसे विद्वानों ने भी किया है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा झारखंड में आधिपत्य स्थापित किए जाने के बाद कुछ दशकों से झारखंड के विभिन्न राजाओं तथा उनकी स्थानीय प्रजा के साथ कंपनी के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो गए थे। सरकार की राजस्व वसूली की शोषणकारी नीति ने कोल विद्रोहकालीन छोटा नागपुर विशेष के नागवंशी राजा जगन्नाथ सिंह को बर्बाद कर दिया था। 1828 में उसे सैर करों की वसूली करने से रोक दिया गया था। आबकारी करों की वसूली का ठेका करीम अली नाम के एक व्यक्ति को दे दिया गया। सरकार के इन निर्णयों से नागवंशी राजा और उसके जागीरदार की आय न्यूनतम होती चली गई। इससे आदिवासियों की समस्या भी बढ़ गई। कई आदिवासी परिवार करों के बोझ से बचने के लिए अपने घर बार छोड़कर जंगलों की तरफ निकल गए। फरवरी 1825 को नागवंशी राजा के पुलिस संबंधी अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। जगन्नाथ शाह के लिए यह कार्य लाभपूर्ण न रह गया।
पुलिस प्रशासन एक मीर दारोगा नामक अधिकारी को सौंप दिया गया। इसकी नियुक्ति सीधे तौर से कंपनी करती थी। इस समय जगन्नाथ शाह की आर्थिक स्थिति और बदतर हो गई। 1825 के अंत तक राजा की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई कि सरकारी राजस्व की अदायगी भी कठिन हो गया। यह धारणा निराधार है कि सरकार के खिलाफ असंतोष केवल राजाओं और जागीरदारों के बीच व्याप्त था। वास्तव में रैयत और किसान भी सरकार की राजस्व नीति से त्रस्त थे। इस नीति के कारण जमींदार और किसान दोनों ही निर्धन बन गए थे। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली में धोखाधड़ी से कई संपन्न परिवार पंगु बन गए थे। हिंदुओं और मुसलमानों को ब्रिटिश फौजदारी और दीवानी नियमों को सभी पर समान रूप से लाद दिया गया। यह निर्णय जनजातीय संस्कृति के बिल्कुल प्रतिकूल था। आदिवासियों के प्रति सरकार का व्यवहार उपेक्षापूर्ण था। वास्तव में कंपनी सरकार आदिवासियों को सुरक्षा करने में पूर्णतः असफल रही थी। आदिवासियों की समस्याएं उस समय और भी बढ़ गई जब 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान झारखंड में प्रविष्ट करने लगे थे। आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से वंचित किए जाने की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन की ही देन है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही स्थानीय अधिकारी 100% बंगाली या बिहारी थे। आदिवासी इन्हें बाहरी समझते थे और यहीं से दीकू की अवधारणा प्रारंभ हुई। इन बंगाली बिहारियों की उत्पीड़क और शोषणकारी नीति ने ही आदिवासियों को ब्रिटिश विरोधी बना दिया। ब्रिटिश कचहरियां स्वभाव से भोले भाले आदिवासियों को न्याय देने में पूर्णतः सक्षम नहीं थी। कचहरी पहुंचने पर आदिवासियों को पता चलता था कि उन्हें न केवल उनकी अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है, बल्कि उन्हें विद्रोही भी घोषित कर दिया गया है। झारखंड में 1824 में आबकारी करों को लगाया जाना और हड़िया पर पतचुई कर लगाना आदिवासियों को और भी विद्रोही बना दिया। थॉमसन ने लिखा है कि ये लोग सरकारी पदाधिकारी के बारे में कहते हैं, कोल लोगों के लिए महामारी और अभिशाप बन गए। गिद्धों की तरह भूखे ये लोग जमींदारों के गुलाम बन गए और इस तरह कोलों का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम 1831 में विद्रोह के रूप में हुआ। इसी प्रकार इतिहासकार J.C. झा के अनुसार पलामू में विद्रोह की प्रमुख वजह स्थानीय अधिकारियों की अकुशलता, लापरवाही और विद्रोहियों के साथ उनकी मिलीभगत थी। वास्तव में रामगढ़ कचहरी का सरिस्तेदार तथा लेस्लीगंज का कानूनगो अत्यंत ही षड्यंत्रकारी स्वभाव के थे। ये सरिस्तेदार और कानूनगो जो है ये एक प्रशासनिक पद है जो उस काल में हुआ करता था। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपने नए स्वामियों द्वारा उपेक्षित, बाहरी लोगों द्वारा जारी शोषण और न्याय के अपने परंपरागत स्रोतों से बेदखल छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ करने छोड़ कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। मेटकॉफ ने भी माना है कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। उसने स्वीकार किया था कि यह विद्रोह किसी असहनीय नवीन उत्पीड़न जनित आकस्मिक घटना नहीं थी। इसका उद्देश्य कोलों की स्वतंत्रता स्थापित करना तथा उनके प्रदेशों से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। मेटकाफ के मत में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
कुछ भी करने की भावना जनजातियों में पिछले कई वर्षों से व्याप्त थी और जो कुछ भी हुआ वह किसी आकस्मिक विचार का परिणाम नहीं था। हजारीबाग में फौज की कमी ने इस अवसर को बल दिया। बंगाल में हुए हाल के विद्रोहों की सफलता ने जनजातियों को प्रेरित किया। अब विद्रोह के तात्कालिक कारण को देखेंगे। इसके तात्कालिक कारण इस प्रकार कोल विद्रोह से पूर्व किसी जन आंदोलन के लिए आवश्यक सभी तत्व छोटा नागपुर में जमा हो गए थे। बस कमी थी इस बारूद के ढेर में एक चिंगारी की। यह चिंगारी उस समय पैदा हुई जब सोनपुर में एक घटना घटित हुई। वहाँ की सिंगराय मानकी के 12 गांवों को पंजाबियों को दे दिया गया। इसके अलावे सिखों द्वारा उसकी 2 बहनों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। इसी तरह सिंहभूम के बंदगांव के सूर्या मुंडा की पत्नी का एक मुस्लिम किसान द्वारा अपहरण तथा बलात्कार किया गया। यह घटना कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण साबित हुई। अब हम आगे देखेंगे विद्रोह का प्रारंभ। इस विद्रोह का प्रारंभ सोनपुर परगना के कोचांग तथा तमाड़ गांव से हुआ। विद्रोहियों ने यहाँ लूटमार के साथ आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। इस जनजातीय असंतोष और बाहरी लोगों के बढ़ते शोषण के कारण इन हमलों को जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। सोनपुर से प्रारंभ यह विद्रोह धीरे धीरे झारखंड के अन्य प्रदेशों पलामू, मानभूम, हजारीबाग आदि जिलों में भी फैल गया। इसके प्रत्युत्तर में अंग्रेज़ों ने कठोर दमनकारी नीति का पालन किया तथा क्रूरता एवं दमन की सारी हद तोड़कर इन्होंने आदिवासियों पर पाशविक अत्याचार यानी पशु के समान अत्याचार किए। इन दमन चक्रों से कोल विद्रोह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा और अंततः यह समाप्त हो गया। अब हम इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इस विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके पश्चात ब्रिटिशों ने लोगों की शिकायतों को सुनना और उसे दूर करना प्रारंभ किया। सरकार ने लोगों को विश्वास जीतने का प्रयास किया। इसके लिए उसने विद्रोहियों से प्राप्त की गई संपत्ति व पशु उनके सही मालिकों को लौटाया। विद्रोह के दमन के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में नवीन पुलिस तंत्र की स्थापना की गई, जिन्हें सुलह नीति का अनुसरण करना था। साथ ही जमींदारों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को नियंत्रित करना था। इस विद्रोह के उपरांत छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह निर्णय लिया गया कि छोटा नागपुर खास पलामू, जंगल महाल एवं मिदरापुर के निकटवर्ती कुछ क्षेत्रों को एक पृथक प्रशासन के अधीन रखा जाए, जिसमें बंगाल सरकार के सामान्य कानून लागू ना हो। इस निर्माण के आधार पर एक नया कानून 1833 में रेगुलेटिंग 13 के तहत छोटा नागपुर खास, पलामू, रामगढ़, खड़गडिहा एवं कोरुड़ा का एक भूतपूर्व रामगढ़ जिला से पृथक कर जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के साथ नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया, जिसे साउथ वेस्टर्न एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि कोल विद्रोह का स्वरूप स्थानीय शोषण के खिलाफ विद्रोहियों का आक्रोश नहीं था, बल्कि कोल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी सत्ता और शक्ति के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती थी। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना से यह भी स्पष्ट हो गया कि इसके लिए उत्तरदायी कारक तुरंत नहीं तैयार हुए, बल्कि यह जनजातियों में व्याप्त आक्रोश कई वर्षों से उनमें दबी हुई थी, जो कोल विद्रोह के रूप में सामने आई। इस विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश नीतियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए तथा
लोगों की भावना को सांत्वना देने का प्रयास किया गया। निसंदेह कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जहां एक और सरकार सुधारात्मक प्रवृत्ति अपनाने के लिए विवश हुई, वहीं दूसरी ओर सरकार के नियंत्रण में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि कोल विद्रोह तात्कालीन सभी विद्रोहों में सबसे सशक्त विद्रोह था, जो कि 1857 की क्रांति के पूर्व जनजातियों एवं अन्य लोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप देखने को मिला। इसका व्यापक महत्व आने वाले दिनों में विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। इस प्रकार से हमारा क्लास आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।